Namaskar, my name is Vinay Kumar, and I again welcome you all in my next lecture of the development of Indian Constitution. The topic which I have chosen today for today's discussion that is the August Offer of 1940. इसको हम अगस्त ऑफर के नाम से या अगस्त रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं 1940. Well, students, as you know that in our previous session we have discussed that what was the Government of India Act 1935. Especially in today's discussion, we will discuss about August of 1940 in details. I would let you know that the topic is very much important and the session is going to be very much, I would say, informative and interesting too. And as I said, that these are the topics which are very, very important as far as the examinations are concerned. And in many examinations or MCQs based examinations, like I would say that UGC NET and all, many questions are formed, especially from this particular topic, which is August 1940 offer. वेल हमेशा की तरह मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये जो ब्रिटिश सरकार एक के बाद जो अपने एक्ट या ऑफर लेके आ रही थी या प्रपोजल प्रस्ताव लेके आ रही थी, कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनके दिमाग में अब ये घर कर गया था या इनको ये थोड़ा अनुभव हो चुका था कि जो उनकी जो सरकार है ज्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाएगी और बेसिकली जो इंडियंस है ये आवाज उठा रहे हैं, पूर्णतः स्वाधीनता संग्राम की मांग कर रहे हैं, यू नो। और इनको ये रियलाइजेशन हो चुका है कि जो ब्रिटिश सरकार है एक्चुअल में इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल रही है। एक्चुअल में जो बेसिकली डिसीजन मेकिंग पावर है, जो सत्ता की बागडोर है, वो ब्रिटिश सरकार के हाथ में ही है। और कहीं ना कहीं उनको भी लगने लगा कि भारतीय इस ट्रुथ से, इस सच्चाई से भली भांति परिचित है कि ब्रिटिश सरकार में भारतीयों का जो रिप्रेजेंटेशन है, जो यू नो उनको रिप्रेजेंट करना है या जो रिप्रेजेंटेशन है वो नहीं है, उनकी सहभागिता नहीं है, उनके विचारों का समावेश नहीं है। ठीक है। तो केवल एक लॉलीपॉप दे देना और इस तरीके से केवल एक बहकाना कि जो ब्रिटिश सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रही है, तो वो इस चीज से बचना चाहते थे। वो एक ऐसी स्ट्रेटेजी लेकर आना चाहते थे जिस तरीके से वो 1935 का अधिनियम लेकर आए थे। सेम थिंग, I would say same things happened with this particular act, August 1940, in which they tried to, make the picture clear कि जो ब्रिटिश सरकार है वो भारतीयों के साथ में है और उनको ये अपॉर्चुनिटी दे रही है कि वो बेसिकली अपनी बातों को रखें और उनकी सहभागिता को बढ़ाएं। और साथ में ही इसके अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण ये फैसला लिया गया कि अब भारतीयों को ये आज़ादी दी गई कि वो अपने संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण स्वयं से करें। तो सबसे पहले इसको मैं डिटेल में आपके समक्ष रखूं पूरे टॉपिक को, आई वुड गिव यू एन आइडिया। थोड़ा सा मैं एक आई वुड लेट यू नो व्हाट इज इट ऑल अबाउट। एक ब्रीफ में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमेशा की तरह कोई भी टॉपिक, कोई भी एक्ट हम लेकर आते हैं तो इससे पहले कि हम इसको विस्तार से चर्चा करें, इट बिकम्स वेरी मच इम्पेरेटिव फॉर अस टू नो द होल थिंग इन इटसेल्फ। एक संक्षिप्त में उससे पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि एक्चुअल में व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, व्हाट वी आर गोइंग टू यू नो आई वुड से दैट रिमेंबर और व्हाट वी आर गोइंग टू प्रिपेयर। इस तरीके से सबसे पहले बात जान लीजिएगा आप। दो तीन चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने कहा, ध्यान से सुन लीजिएगा। एंड आई also would request you to please make note on that which you think that might be helpful for examinations। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल इसको अगस्त रिपोर्ट क्यों कहा जाता है, तो सीधी सी बात है, ये रिपोर्ट अगस्त में आई थी इसलिए इसको अब अगस्त रिपोर्ट या अगस्त रिपोर्ट कह दिया गया। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और एक दो क्वेश्चंस और इससे बनते हैं बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों की। ये जो अगस्त रिपोर्ट है बेसिकली किस वॉयसराय के कार्यकाल में आई थी, तो उनका नाम था लॉर्ड लिनलिथगो। याद रखिएगा, लॉर्ड लिनलिथगो ये वॉयसराय थे, उस समय तत्कालीन वॉयसराय थे जो जिन्होंने रिपोर्ट पेश करी थी। तो इसलिए बेसिकली कई बार नाम पूछा जाता है तो आपको याद रहना चाहिए। अब रही बात की रिपोर्ट आई कि इसके पीछे पर्पस क्या था, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, तो आपको सीधी सी बात पता है कि उस समय जो है यू नो 1939 में द्वितीय विश्व जो है प्रारंभ हो चुका था। कई बार ये क्वेश्चन, मेनी टाइम्स इट हैज बीन आस्क्ड, ये क्वेश्चन आया भी है कि जिस समय ये अगस्त 1942 सॉरी 1940 या 1940 ऑफर आया था, तो उस समय जो है भारत के वायसराय कौन थे। तो याद रखिएगा, उस समय जो भारत के वायसराय थे वो थे लॉर्ड लिनलिथगो। नाम याद रखिएगा, लॉर्ड लिनलिथगो। अगेन दोबारा दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि जो इंपॉर्टेंट कंटेंट्स या इस तरह से कुछ कंसेप्ट होते हैं तो मैं उनको कई बार रिपीट करता हूँ और फिर वही चीजें अगर किसी चीज को आपने बहुत ध्यान से सुना है तो 5 साल बाद, 7 साल बाद, 4 साल बाद, मैनी ईयर्स आफ्टर मैनी ईयर्स इवन
इफ क्वेश्चंस यू आर आस्क्ड द क्वेश्चंस और आपको ऑप्शंस मिलते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो हाथ है वो सही ऑप्शन की तरफ चला जाता है। ये बहुत बड़ी विशेषता है। इट इज बेस्ड ऑन द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। तो चीजों को थोड़ा ध्यान से सुन लिया कीजिए। आपसे मैं कई बार रिक्वेस्ट भी करता हूँ। इट विल हेल्प यू आउट। अब हुआ ये कि थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं बेसिकली ऑगस्ट ऑफर आने के पीछे रीजंस क्या थे। कभी भी मैं कोई भी टॉपिक लेकर आता हूँ तो थोड़ा सा क्लियर कट एक आइडिया दे देता हूँ कि भाई ऐसा क्यों हुआ। अब कोई भी चीज तो आती है उसके पीछे कुछ मकसद तो होता ही है। चाहे हम उसमें साइमन कमीशन की बात करें या 1919 के एक्ट की बात करें या हम 61 एक्ट की बात करें या 1892 एक्ट की बात करें या 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की बात करें, जितने भी एक्ट्स हमने पढ़े हैं, कुछ ना कुछ रीजंस रहे हैं। ब्रिटिश सरकार उनको लेकर आई है तो कुछ उनके दिमाग में तो चल रहा होगा जिसके कारण दे केम विद मैनी एक्ट्स और मैनी रिफॉर्म्स और आई वुड से दैट मैनी कमीशंस। तो ठीक ठीक उसी तरीके से जो अगस्त ऑफ 1940 था, इसके पीछे सबसे मेन कारण तो बच्चों ये था कि जो भारतीयों के लिए एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंटेटिव का निर्माण करा जाए और जो भारत के एक संविधान का निर्माण करे। और पहली बार ये हुआ था ऐसा कि इस अगस्त ऑफर के अंतर्गत भारतीयों को खुद स्वयं का संविधान बनाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई, या उनको बोला गया या उनको बोला कि आप संविधान का निर्माण कीजिए। ठीक है। और दूसरी चीज ये थी कि बेसिकली वो जो वायसराय था उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में इंडियन रिप्रेजेंटेटिव या इंडिया का या भारत का रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ाना चाह रहे थे। तो वायसराय जो थे उस समय, जो लॉर्ड लिनलिथगो नाम, थोड़ा सा इट इज डिफिकल्ट, स्लाइटली डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस। लिन लिथगो जो वायसराय थे, उसकी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें बेसिकली भारतीयों का प्रतिनिधित्व यानी कि जो इंडियंस का उनका रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए भी इस प्रपोजल को लाया गया या अगस्त अगस्त ऑफर को लाया गया। अब थोड़ी सी कहानी ये है कि 1939 में, जैसे कि मैं बता भी रहा था, थोड़ा सा मैंने बीच में कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट शेयर करे अगेन। आई वुड लाइक टू कम बैक ऑन द सेम ट्रैक कि जो 1939 में आपको पता है कि द्वितीय विश्व प्रारंभ हुआ था। और बेसिकली उस युद्ध के अंतर्गत जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने बिना, जो इंडियंस है उनकी बिना सहमति के इनको युद्ध में खींचने की कोशिश करी। इनमें इनकी सहभागिता को चाहा कि इनका इनको हेल्प मिले, यानी कि ब्रिटिश सरकार को भारतीयों की हेल्प मिले द्वितीय महाविश्व के युद्ध के अंतर्गत या सेकेंड वर्ल्ड वार के अंतर्गत। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें पुरजोर विरोध हुआ। महात्मा गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने इसको स्टेट में मना कर दिया कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अब बेसिकली हुआ ये कि उसके बाद उन्होंने कुछ कंडीशन रखी। कांग्रेस पार्टी ने, जो उस समय देश की एक बहुत बड़ी पार्टी हुआ करती थी, जो एक यू नो प्रदेश स्तर पर भारतीयों का रिप्रेजेंटेशन करती थी, भारतीयों को को रिप्रेजेंट या प्रतिनिधित्व करती थी, जो कांग्रेस पार्टी थी। और उन्होंने ये बोला कि हम ठीक है, आपका सपोर्ट करेंगे, आपका साथ देंगे द्वितीय विश्व युद्ध में या सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। बट हमारी कंडीशन एक ये है, उन्होंने एक शर्त रखी कि जब ये युद्ध समाप्त होगा इसके बाद आपको भारतीयों को पूर्णतः स्वाधीनता या स्वतंत्रता प्रदान करनी पड़ेगी। ध्यान से सुन लीजिएगा। उन्होंने शर्त रखी कांग्रेसियों ने कि आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, कि जब युद्ध समाप्त हो जाएगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आपको यू नो भारत को पूर्णतः स्वतंत्रता प्राप्त देनी पड़ेगी या इनको आजादी देनी पड़ेगी। आप वापस चले जाएंगे और भारतीय स्वतंत्र होंगे। लेकिन इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया था ब्रिटिश सरकार ने। हालांकि यहाँ तक की सहमति जरूर जताई थी कि हम जो है बेसिकली भारत को एक डोमिनियन कंट्री का दर्जा दे देंगे, लेकिन पूर्णतः स्वतंत्रता की सहमति कहीं भी नहीं दिखाई गई। तो इस तरीके से कुछ अहम मुद्दे थे जिसके, अगर मैं बात करूं नेक्स्ट में, जो अगस्त रिपोर्ट था या अगस्त ऑफर 1940, इसके अंतर्गत पहली बात तो ये थी कि भारतीयों के लिए एक संविधान का निर्माण हो। और दूसरा, जो बेसिकली वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, जो वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी, उसमें भारतीयों का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया जाए। तो कुल मिलाकर इन्हीं उद्देश्यों के साथ ये अगस्त रिपोर्ट 1940 आया था या 1940 आया था। और फिर से वही एक बात कहूंगा कि जिस तरह से जो ब्रिटिश सरकार है लगातार कुछ ना कुछ नए एक्ट के साथ आ रही थी, कुछ रिफॉर्म्स कर रही थी, कुछ स्टडीज में चेंजेस कर रही थी, कुछ बदलाव ला रही थी। और उसके पीछे मकसद एक ही था, एक ही उनका मोटो था कि कहीं ना कहीं भारतीयों के जो दिल में, दिमागों में ये बात, यू नो जहन में ये बात है, या उनको ये अब विश्वास होने लगा कि ब्रिटिश सरकार उनके साथ नहीं है और दे आर बीइंग जस्ट मेड फूल बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड दे हैव बीन डिस्कार्डेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो उस चीज को थोड़ा सा दरकिनार किया जाए। और देवर आल्सो स्केर्ड ऑफ द फैक्ट कि जैसे कि 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ था उसके अंतर्गत जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस थे, तो कहीं ना कहीं उन कॉन्सिक्वेंसेस से ब्रिटिश सरकार को एक बहुत बड़ा सबक मिला था। और इस 1857 की कॉन्सिक्वेंसेस ने कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार की जड़ें तक हिला के रख दी थी।
तो अब ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश गवर्नमेंट किसी भी स्थिति में या किसी भी सूरत में ये नहीं चाहते थे कि वैसी सिचुएशन दोबारा से आए और उनको उन्हीं कॉन्सिक्वेंसेस को भुगतना पड़े, झेलना पड़े। तो इसलिए वो क्या करते थे बेसिकली, जितने भी वो एक्ट लेकर आए कहीं न कहीं उन्होंने ये भारतीयों को जताने की कोशिश करी, ये उन्हें रियलाइज़ कराया कि हम उनके साथ हैं, कि ब्रिटिश गवर्नमेंट भारतीयों के साथ में है और उनका रिप्रेजेंटेशन चाहती है, उनकी सहभागिता को एंश्योर करती है, और उनकी बातों को मानती है, और इसी उद्देश्य को लेकर चाहे वो हम बात करते हैं, जैसे कि हमने शुरू से एक के बाद एक्ट देखे और सभी एक्ट के अंतर्गत कुछ ना कुछ ब्रिटिश सरकार रिफॉर्म करती रही। वी स्टार्टेड विद 1858 एक्ट, जो 1857 यानी कि 1857 की जो क्रांति थी, जो रिवोल्ट था, उसके बाद 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। देन दे केम विद द 1891, देन 1892, देन 1909, दे केम विद 1919, 1919, या फिर मैं कहूँ उसके बाद they came with that साइमन कमीशन, देन नेहरू रिपोर्ट, और फिर जो लंदन में लगातार जो तीन जो है गोलमेज सम्मेलन, यानी कि थ्री कंसेक्यूटिव राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज कराए गए ब्रिटिश सरकार ने लंदन में। तो उसके पीछे मकसद एक ही था कि किसी न किसी तरीके से हम भारत पर लॉन्ग टर्म तक रूल कर सकें, शासन कर सकें, और ये जो भारतीय हैं यूनाइट ना हो, इनमें ऐसी फीलिंग ना आए कि भारत ब्रिटिश सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चल रही है, और आपसी फूट का फायदा उठाएं। और यही कारण था कि ये बेसिकली जो विभिन्न समुदाय थे, बेसिकली दलित वर्ग का, जिसका समर्थन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था, या जो मुस्लिम संप्रदाय अपने लिए एक अलग से निर्वाचक मंडल या इलेक्टोरेट की डिमांड कर रहे थे, तो उस समय ब्रिटिश सरकार ने इसको एक्सेप्ट भी किया, कि ताकि उन्हें पता था कि इससे कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होंगे और मतभेद होंगे, जिसका फायदा ब्रिटिश गवर्नमेंट उठाएगी। और इस तरीके से मैंने आपको जस्ट एक्सप्लेन किया। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन ब्रीफ, इन नटसेल, की व्हाट इज इट ऑल अबाउट, कि ऑगस्ट ऑफर क्या था, ऑगस्ट ऑफर 1940 क्या था। अब थोड़ा सा हम विस्तार से चर्चा करेंगे, बेसिकली इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे, और एंड में हम इसको इवेल्युएट भी करेंगे। आई ट्राई टू मेक द सेशन, आई वुड से दैट if possible in two parts, part one and part two, otherwise the session will become messy। और एक अगर सेशन लेंथी होता है तो उसमें जो मेजर ड्रॉबैक है कि स्टूडेंट्स जो इंटरेस्ट है दैट कम्स डाउन, तो वो नहीं होना चाहिए, चाहे लेक्चर 25 से 30 मिनट का हो, बट आपका इंटरेस्ट लेवल बना रहना चाहिए। वीडियो ज्यादा लंबा होगा तो सीधी सी बात है, इंटरेस्ट लेवल कम हो जाएगा। वेल, हमेशा की तरह मैंने आपको बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। आई होप कि अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और रही बात कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो अगस्त ऑफर जो था या अगस्त रिपोर्ट थी, कब आई, किसके कार्यकाल में आई, और इसके पीछे रीजंस क्या थे, ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करे। आगे भी आई विल कीप ऑन शेयरिंग द इंपॉर्टेंट कंटेंट्स, एस्पेक्ट्स और क्वेश्चंस विद यू पीपल। So again, I request you to please listen to me carefully or pay attention to those words or contents which are being shared by me on screen। नाउ स्टार्ट करते हैं। पहली बात, थोड़ा सा मैंने बोला इसकी कुछ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देख लेते हैं, बेसिकली बैकग्राउंड क्या रहा है। कई बार चीजें को क्लियर करने के लिए जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर मैं बात करूं, आपको पता है जो द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 में शुरू हो चुका था, 1939 में शुरू हो चुका था। और इसमें अगर बात करें, लगभग 30 कंट्रीज, 30 देशों के 100 मिलियन से अधिक लोगों ने भाग लिया। और हालांकि ये भी है कि आपको पता ही है कि इतिहास का सबसे घातक युद्ध बन गया था, ये सबसे घातक युद्ध साबित हुआ था। तो 1939 में रिपोर्ट आई थी, 1940 में, क्योंकि कड़ी जुड़ी हुई है 1939 के द्वितीय विश्व युद्ध से। क्योंकि 1939 में जो है द्वितीय सेकंड वर्ल्ड वार चालू हो चुका था, और मैंने फिर आपको बताया कि 30 देशों यानी कि 30 कंट्रीज के 100 मिलियन से अधिक लोगों ने भाग लिया था, और इतिहास का सबसे बड़ा भयंकर, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस थे, बड़े ड्रेडफुल थे, बहुत घातक युद्ध साबित हुआ था ये। अब हुआ था कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की सहमति के बिना, कि उनकी जो जो इच्छा है वो उसकी सहमति को इग्नोर किया, और बेसिकली भारतीयों को युद्ध में घसीटना चाहा कि आप जाइए और ब्रिटिश या हमारा साथ दीजिए। ठीक है, उनमें उनकी सहमति की भी परवाह नहीं की, कि वेदर दे आर रेडी टू टू कम विद देम और दे आर गोइंग टू सपोर्ट देम ब्रिटिश गवर्नमेंट। उन्होंने उस चीज को नहीं समझा, और बस सीधी सी बात है कि एक तरह से कंपेल किया कि आप हमारा साथ देंगे द्वितीय विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वार में। हालांकि इसके कारण हुआ है जो ये डिसीजन था, इस रणनीति के कारण, इस स्ट्रेटेजी के कारण, या जो पॉलिसी ब्रिटिश सरकार लेकर आ रही थी, भारतीयों में बहुत ज्यादा असंतोष फैल गया। यू नो वो सेटिस्फाइड नहीं थे इस डिसीजन से, बहुत ज्यादा आप कभी क्रुद्ध हो गए, दे वर डिससेटिस्फाइड विद द डिसीजन, विद दैट डिसीजन विच हैज बीन टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट।
अब होता है कि 1940 में विंस्टन चर्चिल उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, और जब ब्रिटेन का सहयोग फ्रांस हिटलर के नेतृत्व वाली धुरी शक्तियों के हाथ गिर गया। सीधी सी बात है, ब्रिटेन का जो सहयोगी फ्रांस था, सॉरी, जो उसको सहयोग कर कॉपरेट करा था, वो हिटलर की जो लीडरशिप थी और हिटलर के नेतृत्व वाली धुरी की शक्तियों के हाथों में गिर गया। अब इस अवधि के दौरान, इस पीरियड के दौरान, अंग्रेज जो ब्रिटिश थे, युद्ध प्रयासों के लिए भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के लिए तत्पर हो गए। देखिए, इस स्थिति में कुछ सिचुएशन ऐसी बनी, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, अब वो ये चाह रही थी कि भारतीयों का उन्हें समर्थन प्राप्त हो। बट जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, वो युद्ध में जो सहयोग करने से, यानी कि जो ब्रिटिश सरकार थी, उसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कॉपरेट करने से, उसको सपोर्ट करने से बेसिकली पहले तो मना करा था, लेकिन बाद में केवल इस कंडीशन पे वो एग्री कर गई, या उन्होंने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया कि हम एक स्थिति में, एक सिचुएशन में, एक कंडीशन में आपको आपका साथ देंगे, जब आप भारत को स्वाधीनता प्रदान करेंगे, या भारत को आजादी प्रदान करेंगे, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, औपनिवेशिक शासन से पूर्णतः स्वतंत्रता देंगे। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा, जो उस समय सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी और बहुत बड़े लेवल पर भारतीयों का रिप्रेजेंटेशन या प्रतिनिधित्व भी करती थी। अब इसके जवाब में क्या हुआ, जो ब्रिटिश सरकार ने भारत के वायसराय उस समय, मैंने आपसे भी चर्चा की थी कि उस समय जो तत्कालिक भारत के जो वायसराय थे, वो लॉर्ड लिनलिथ गो थे, लॉर्ड लिनलिथ गो। अगेन एंड अगेन आई विल से दैट देयर इज स्लाइटली डिफिकल्टी एज फार एज द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड इज कंसर्न्ड, लेकिन याद रख लीजिएगा, मेनी टाइम इट इज आस्क्ड कि जिस समय ये अगस्त फॉर 1940 आया, 1940 आया, तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो वो थे लॉर्ड लिनलिथगो। अब उनके माध्यम से फिर सीधी सी बात है, जब ये कंडीशंस रखी गई, ये प्रस्ताव रखे गए, तो उन्होंने सारी चीज को दिमाग में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, प्रपोजल या प्रस्ताव जारी किया। किसने? वायसराय, उस समय के तत्कालिक वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने। और बेसिकली उसी को हम अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं, या फिर अगस्त ऑफर ऑफ 1940 के नाम से जानते हैं। और बेसिकली जिसका जो उद्देश्य था, जो उसका ऑब्जेक्टिव कह लीजिए या एम कह लीजिए, ये था कि भारतीय जो मांगे उठ रही हैं, जो भारतीय अपनी मांगे उठा रहे हैं, जो आवाज उठा रहे हैं, उस पर ध्यान दिया जाए। समझ गए? जो भारतीय चाहते हैं, जो भारतीय जनता जो चाह रही है, जो मांगे उठा रही हैं, जो उनको चाहिए, उस पर ध्यान दिया जाए। और अगर नहीं दिया जाएगा तो चीजें वर्स हो जाएंगी, और अगेन दे विल हैव टू फेस कॉन्सिक्वेंसेज लाइक 1857 रिवोल्ट। और फिर से यूनाइट होंगे, और अगर यूनाइट होंगे तो हमारे खिलाफ खड़े होंगे, कि फिर हमारे लिए शासन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक इस चीज को दिमाग में रखते हुए, इस रियलिटी को दिमाग में रखते हुए, बेसिकली जो लॉर्ड लिनलिथ गो थे, उन्होंने उस एक माध्यम से वायसराय के माध्यम से एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसको हम अगस्त ऑफर या अगस्त रिपोर्ट, या फिर सीधी सी बात है अगस्त प्रस्ताव, चूंकि अगस्त में आता है इसलिए हमने इसको नाम दे दिया अगस्त प्रस्ताव। और बेसिकली फिर कहूंगा कि मेन जो उद्देश्य मकसद था, भारतीयों की मांगों पर ध्यान देना। और ऐसा पहली बार हुआ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगस्त जो प्रस्ताव था, इसमें ऐसा पहली बार हुआ, या अगस्त ऑफर 1940 के अंतर्गत ऐसा पहली बार हुआ कि जब भारतीयों को, इंडियंस को संविधान तैयार करने के अधिकार को मान्यता दी गई। याद रख लीजिएगा, फर्स्ट टाइम दे हैव बीन गिवन राइट या परमिटेड टू प्रिपेयर देयर टू फॉर्म देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन। उनको राइट दिया गया पहली बार अगस्त प्रस्ताव के अंतर्गत, कि भारतीयों को अपना संविधान बनाने के लिए आधिकारिक रूप पे या आधिकारिक तौर पे, आप कह सकते हो, मान्यता दी गई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट था, इस चीज को भूलेगा मत। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट दैट, कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हाउ डिड द थिंग्स स्टार्ट, और कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे अगस्त ऑफर आया, कौन लेकर आया, कब लेकर आया, पीछे क्या थी, मांगे क्या थी, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। Now it is very much I want to say that important. Yeah, it is very imperative for us to know the what was the proposal, what does it consist of. जहां तक अगर हम बात करें अगस्त ऑफर 1940 के अंतर्गत ऐसे क्या प्रस्ताव थे, क्या ऑफर थे, क्या प्रपोजल था, उसमें क्या बातें रखी गई थी, ये थोड़ा सा हम ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई कई बार अलग से भी क्वेश्चन बनता है कि डिस्क्राइब दी प्रोविजंस ऑफ अगस्त ऑफर 1940, या जो अगस्त ऑफर था उसके प्रस्ताव क्या थे, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन अ सिंपल वर्ड, और थोड़ा सा कंसेप्ट को क्लियर करके चलिएगा, चीजों को रटने की कोशिश मत कीजिएगा, मैं आपको फिर बता चुका हूँ। और एक बात और ध्यान में रख लीजिएगा, जिस तरीके से मैं हमेशा से कहता आता हूँ कि अगर आप किसी भी नई रिपोर्ट या एक्ट को पढ़ते, तो उससे पहले यू आर सपोज टू नो दोज कंटेंट्स या दोज एक्ट्स या दोज इम्पोर्टेंट
concepts या contents which already have been discussed in previous lectures, क्योंकि ये सभी एक्ट जो है एक के बाद एक जुड़े हुए हैं, या आप कह लीजिए कि इनकी एक सीरीज है, एक सीरीज में एक्ट आए कुछ। ब्रिटिश सरकार दे केप्ट ऑन रिफॉर्मिंग देमसेल्फ, दे केप्ट ऑन ब्रिंगिंग सम चेंजेस, उन अपनी स्ट्रेटजीज को वो चेंज करते रहे, ताकि भारतीयों के दिलो दिमाग में वो एक अपनी जगह बना सके, और भारतीयों को कहीं ना ऐसा ना लगे कि दे हैव बीन डिस्कार्डेड बाय ब्रिटिश पीपल। तो इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा, आप इसको एक प्रॉपर वे में इसको रटने की कोशिश ना करते हुए समझने की कोशिश कीजिएगा, तो चीजें फिर आप कभी नहीं भूलेंगे भूलेंगे। Now let's have a look on what were the, I would say that, proposals of प्रस्ताव। पहला था इसमें डोमिनियन स्टेटस। तो हालांकि जैसे कि कांग्रेस ने बोला था, ध्यान से सुन लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट्स हैं। कांग्रेस ने अपनी ये बात तो रख दी कि ठीक है, हम आपका सपोर्ट करेंगे, जो 1939 के अंतर्गत द्वितीय सेकंड वर्ल्ड वॉर चालू होता है उसमें हमको सपोर्ट करेंगे, या भारतीय जनता आपको सपोर्ट करेगी, लेकिन कंडीशन क्या है कि आपको द्वितीय विश्व समाप्त होने के बाद उनको एक पूर्ण स्वतंत्र भारत का दर्जा देना पड़ेगा। उन्होंने स्वाधीनता की या पूर्ण स्वाधीनता की बात रखी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। हाँ, उन्होंने डोमिनियन स्टेट्स की बात जरूर बोली थी, कि ब्रिटिश सरकार ने एक उद्देश्य के रूप में भारत को डोमिनियन स्टेट्स देने का प्रस्ताव रखा, कि हाँ, अब जो है भारत राष्ट्र को हम डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे देंगे, जो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के भीतर स्वशासन के स्तर को दर्शाता है। हालांकि आपको पहले ही पता है, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ डोमिनियन स्टेट्स बेसिकली क्या होते हैं, जैसे कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में उन्हें डोमिनियन स्टेटस का दर्जा ऑलरेडी प्राप्त था। अब इसके अंतर्गत सीधी सी बात है, सत्ता की जो वास्तविक कह लीजिएगा बागडोर तो होती है, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में होती है, लेकिन हाँ, उनको उनके अंडर शासन करने का स्वतंत्रता होती है। यानी कि शासन तो वो करते हैं, बट अल्टीमेटली वो शासन किसकी गवर्नेंस के अंतर्गत करते हैं, वो करते हैं जो एक्चुअल जो ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश पार्लियामेंट है या ब्रिटिश क्राउन है, उसके अंतर्गत शासन करते हैं। और उतनी पूर्णतः स्वतंत्रता नहीं होती, लेकिन डेस्पाइट ऑफ दैट शासन करने की एक लिमिट तक स्वतंत्रता रहती है, और उसकी उसका वो देख रेख खुद से करते हैं, अपने डिसीजन में वो स्वतंत्र होते हैं, लेकिन अल्टीमेट डिसीजन फिर कह रहा हूँ होता है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का ही है। तो एक तरीके से कि बेसिकली ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत शासन करने की जो स्वतंत्रता हुई, उसको हम डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे देंगे। दूसरा अगर हम बात करें बेसिकली प्रतिनिधि भारतीय निकाय, यानी कि बेसिकली एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट या इंडियन बॉडी की बात हो रही है, एक रिप्रेजेंटेटिव इंडियन बॉडी की बात हो रही है, कि युद्ध के बाद बेसिकली जो देश के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए, जो भारतीय संविधान की मैं बात करूं, भारत की जो राजनीतिक और आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए युद्ध के बाद जब युद्ध समाप्त होता, तो देश या भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने हेतु एक प्रतिनिधि भारतीय शासन या सॉरी भारतीय निकाय का गठन किया जाएगा। इसको ऐसे समझ लीजिएगा, जब ये युद्ध समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा कि जो भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको तैयार करने के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव इंडियन बॉडी का निर्माण किया जाएगा, जो उनके शासन को आकार देने में भारतीयों की बढ़ती भागीदारी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। ठीक है। हालांकि इनको लग रहा था कि अगर हम ये बातें मानेंगे तो बेसिकली कहीं ना कहीं हमारा जो शासन है, ब्रिटिश सरकार ये सोचती थी कि हमारा जो शासन है वो सुचारू रूप से चलेगा, उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स या हर्डल्स या विचारों में मतभेद नहीं होंगे। इसलिए उन्होंने बोला कि जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद हम एक रिप्रेजेंटेटिव इंडियन बॉडी तैयार करेंगे या फॉर्म करेंगे, और वो भारत के संविधान के बारे में चर्चा करेगा। इतना कुछ मुश्किल नहीं है। दूसरा प्रोविजन था ये, या जो प्रस्ताव रखे गए अगस्त ऑफर में, उस चीज की हम चर्चा कर रहे हैं। पहला मैंने आपको डोमिनियन स्टेटस का बता दिया, और दूसरा मैंने आपको प्रतिनिधि भारतीय निकाय की मैंने बात कर ली। प्रतिनिधि भारतीय निकाय आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव इंडियन बॉडी, जो कि भारत के संविधान के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाएगी, और इसे फॉर्म किया जाएगा। नाउ एक्सटेंडेड वायसराय काउंसिल की अगर हम बात करें, या विस्तरित विस्तारित वायसराय परिषद की बात करें, तो वायसराय परिषद का विस्तार किया जाएगा। बेसिकली जो वायसराय वायसराय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसमें उसका प्रस्ताव किया जाएगा, उसको एक्सटेंड किया जाएगा। यू नो और ना केवल श्वेतों की तुलना में बेसिकली जो ब्रिटिश पीपल है वहां पर, उनका संख्या बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर बोला गया कि ना केवल श्वेतों की तुलना में, यानी कि जो व्हाइट पीपल हैं, जो व्हाइट कॉलर जॉब्स में है उनके पास, ऐसा नहीं होगा, भारतीयों की भी संख्या बढ़ाई जाएगी। यानी कि उसमें न केवल जो ब्रिटिश सरकार के लोग होंगे उसकी अपेक्षा में, या कह लीजिएगा कि उनको ध्यान में रखते हुए अधिक से अधिक संख्या में भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा, और जिसका एकमात्र उद्देश्य होगा वह भारत की जनसंख्या को अधिक प्रतिनिधित्व और प्रभाव प्रदान करना है। अब होता ये है कि आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बच्चों, जब ब्रिटिश भारत पर राज कर रहे थे, तो बेसिकली भारतीयों को कहीं ना कहीं लगता था कि जितने भी एक्ट लेकर आ रहे हैं, उसके बाद भी जो भारतीयों का रिप्रेजेंटेशन है, इंडिया का जो रिप्रेजेंटेशन है,
वो पूर्ण नहीं है, वो केवल एक ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है। तो अब इस प्रस्ताव या जो अगस्त प्रस्ताव या अगस्त ऑफर आया, इसमें इस चीज को स्पष्ट किया गया कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसका उसको एक्सटेंड किया जाएगा और उसमें भारतीयों की संख्या अधिक से अधिक सुनिश्चित की जाएगी। और इसका एकमात्र उद्देश्य होगा, इससे क्या होगा, जब ज्यादा रिप्रेजेंटेशन होगा भारतीयों का, इंडियंस का, तो वो ज्यादा ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे। सीधी सी बात है। जब एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, ब्रिटिश एग्जीक्यूटिव काउंसिल में या वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स में, जब सीधी सी बात है भारतीयों का रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, उससे भारतीयों जनता है, जो भारत की जनता है, उनका प्रतिनिधित्व या उनका रिप्रेजेंटेशन, सीधी सी बात है, वो बढ़ेगा और वो प्रभावित होगा। सीधी सी बात है। नाउ विल आई मूव टू दी आई मूव टू द नेक्स्ट, आई वुड से प्रोविजन, जो हम बात कर रहे हैं बेसिकली अगस्त ऑफ 1940 की, इसकी बेसिकली क्या प्रस्ताव रखे गए थे। तो ये मेन प्रस्ताव है जो मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। आगे चलते हैं। सलाहकार युद्ध परिषद, बेसिकली युद्ध संबंधी मामलों पर भारतीय इनपुट और सलाह देने के लिए एक युद्धोत्तर सलाहकार युद्ध परिषद की भी स्थापना की जाएगी। बेसिकली एक ऐसी बॉडी जो युद्ध से संबंधित मामलों पर या मैटर जो है उस पर बेसिकली सलाह दे सके। तो युद्ध संबंधी मामलों पर भारतीय इनपुट और सलाह लेने के लिए एक युद्धोत्तर सलाहकार युद्ध परिषद की स्थापना भी की जाएगी, बेसिकली जो युद्ध संबंधी मामलों पर निर्णय ले सके। नाउ, पूर्ण स्वतंत्रता से इनकार, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, जिसको ध्यान दीजिएगा कि पूर्ण स्वतंत्रता से इनकार, भारतीयों की मांग के बावजूद भी, आपको पता है भारतीय तो मांग कर रहे थे कि वो ब्रिटिश सरकार का सहयोग करेंगे अगर उन्हें पूर्णतः स्वतंत्रता स्वाधीनता प्रदान की जाए। लेकिन भारतीयों की मांग के बावजूद ब्रिटिश सरकार ने भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देने से इनकार कर दिया, साफ साफ। और सीधी सी बात है, जान लीजिएगा, क्योंकि मैं फिर वही चीज कहूंगा कि भारतीय को लगता था कि ब्रिटिश सरकार उन्हें स्वतंत्र कर देगी और वो आजादी की सांस ले सकेंगे। लेकिन ठीक है, वो बहुत सारे प्रोविजंस लेके आ रहे थे, 1940 का वो अगस्त ऑफर भी लेके आए थे। लेकिन बेसिकली अब भारतीयों ने बहुत मांग की और ये बोल बोला कि जब वर्ल्ड वार समाप्त हो जाएगा तो आपको भारत को पूर्णतः स्वतंत्र भारत का दर्जा देना पड़ेगा, हमें आजादी देनी पड़ेगी। लेकिन ब्रिटिश ने इस चीज को नहीं एक्सेप्ट किया, उन्होंने मना कर दिया, नहीं, हम आपको पूर्ण स्वतंत्रता तो नहीं देंगे। और उन्होंने स्वतंत्रता देने से साफ इनकार कर दिया। हाँ, आपको डोमिनियन स्टेट का दर्जा देंगे और हमारा नियंत्रण बना रहेगा, कुछ मामलों में आपको स्वतंत्रता रहेगी, आप रिप्रेजेंट कर सकोगे भारतीयों का, लेकिन जो कंप्लीट फ्रीडम है उस दे रिफ्यूज्ड दैट। तो बहुत मेजर एस्पेक्ट है ये। दो दे हैव एक्सेप्टेड ऑल द ऑफर्स व्हिच हैव बीन पुट बाय द इंडियंस, लेकिन इस चीज को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि इस चीज को हम स्वीकार नहीं करेंगे। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द ब्रिटिश नियंत्रण, बेसिकली अगर मैं बात करूं, जो ब्रिटिश कंट्रोल की है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो कंट्रोल की है, उन्होंने ये बोला कि ये जो है नियंत्रण अब बरकरार रहेगा, इस चीज को हम कैरी करेंगे। जो ब्रिटिश सरकार का कंट्रोल है ओवर किसके ऊपर, बेसिकली इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन पर कंट्रोल, सत्ता की बागडोर उनके हाथ में रहेगी। तो ब्रिटिश सरकार बेसिकली रक्षा, वित्त यानी कि फाइनेंस, और जो भी होम मिनिस्ट्री के मैटर्स हैं या गृह मामले हैं, या फिर भारत की जो गणराज्य की सभी सेवाओं पर नियंत्रण बनाए रखेगी। और साथ में ही महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर कुछ अधिकार बरकरार रखेगी, कुछ ऐसे विशेष अधिकार जो उन्होंने बोला कि हम अपने हाथ में रखेंगे, जैसे कि राष्ट्रीय सुरक्षा हो गई आपकी, कुछ गृह मामले हो गए, कुछ फाइनेंस के मामले हो गए। साथ ही साथ जो इंडियन रिपब्लिक या भारतीय गणराज्य की जो सेवाएं हैं उन पर भी नियंत्रण बनाने के लिए बोला कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ही उस पर नियंत्रण रखेगी। और महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर जो भी उसका अधिकार पहले से है, उस क्षेत्र उन अधिकारों को बरकरार रखेगी। ना अगला इसका प्रस्ताव देखेगा, या आप इसको बेसिकली जो इसका वी आर टॉकिंग अबाउट दी, बेसिकली जो इसके प्रस्ताव थे, क्या रखे गए थे, क्या प्रोविजंस थे इसके, तो उसी की कड़ी में अगला देखेगा। कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग, बेसिकली दो मेजर पार्टी थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। तो इनको इनके जो बीच जो कॉन्फ्लिक्ट्स थे, इनके बीच जो मतभेद थे, उसको संबोधित करते हुए क्या उसके रहा, वो थोड़ा समझ लीजिएगा कि कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद को संबोधित करते हुए वायसराय ने संकेत दिया, जो वायसराय थे लॉर्ड लिल लिथगो। मैं फिर कह रहा हूँ, नाम थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया एग्जाम्स में। तो उन्होंने ये बोला कि बेसिकली ये संकेत दिया, या इस चीज को उन्होंने अनवेल किया, और इस चीज को बेसिकली बताया, इस चीज पर अपना प्रस्ताव रखा, इसमें प्रपोजल दिया कि किसी भी संवैधानिक सुधार से पहले, कोई भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मॉडिफिकेशन होता है, किसी भी संवैधानिक सुधार से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेदों को दूर किया जाएगा। ठीक है, ये बहुत जरूरी था। बेसिकली ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर ये बात बोली कि हम कोई भी अगर संविधान में मॉडिफिकेशन लाएंगे, कोई भी संवैधानिक सुधार करेंगे, तो उससे पहले हम जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि आईएनसी और मुस्लिम लीग के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो मतभेद है, जो विचारों में मतभेद है, या जो भी मतभेद रहे हों,
उसका उन मतभेदों को दूर किया जाएगा। तो ये भी एक प्रोविजन था जो कि बेसिकली उस समय के जो तत्कालिक वायसराय थे लॉर्ड लिन लिथगो, उन्होंने ये बोला कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद जो है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो हम दूर करेंगे। नाउ सेकंड, सॉरी, लास्ट वन इज, या इसका जो मैं बात करूं, जो प्रस्ताव की मैं बात करूं, उसमें अगर हम देखें मेन प्रस्ताव में जो लास्ट का प्रस्ताव है, अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व, यानी कि जो माइनॉरिटीज का रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंटेशन है, उसकी हम बात करेंगे, या यू कैन से दैट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द माइनॉरिटीज। तो ये जो अगस्त ऑफर आया या अगस्त प्रस्ताव आया या अगस्त रिपोर्ट आई 1940, उसमें यह गारंटी दी गई, या एश्योरेंस दिया गया कि भविष्य के संविधान में, फ्यूचर में संविधान में जो बेसिकली माइनॉरिटीज है, इनके विचारों को ध्यान में रखा जाएगा, इनकी आवश्यकताओं को, जरूरतों को ध्यान में रखा जाएगा। इन्हें राजनीतिक, आर्थिक, प्रोटेक्शन प्रदान किया जाएगा, और एकमात्र जिसका उद्देश्य सुधार प्रक्रिया के दौरान उनके हितों की रक्षा करना है। ठीक है। हालांकि आपको फिर बता दूं कि माइनॉरिटीज की अगर बात करें तो उस समय जैसे मुस्लिम वर्ग हो गए थे, कुछ महिलाएं थी, यू नो, और अन्य जो धर्म के लोग थे, बेसिकली जो माइनॉरिटीज में कंसिडर होते थे, उनके लिए स्पेशल प्रस्ताव रखा गया कि भविष्य में संविधान अगर निर्माण होता है तो उसमें हम अल्पसंख्यक या माइनॉरिटीज के जो राइट्स हैं, उन पे विशेष ध्यान देंगे, उन पे उनके विचारों को ध्यान में रखा जाएगा, या जो अपनी बात रख रहे हैं उनको सुना जाएगा। और हालांकि इसका उद्देश्य ये कह सकते हैं, इसका एकमात्र उद्देश्य बेसिकली उनके जो हितों को ध्यान में रखना है, या मैं बोलूँ कि उनको पॉलिटिकल और बेसिकली जो आर्थिक रूप से जो पिछड़े हुए, उनकी अपलिफ्टमेंट की बात करनी है, उनके उत्थान की बात करनी है, उनके हितों की रक्षा करनी है। सही है। तो दिस वर द, आई वुड से, द मेजर प्रोविजंस ऑफ अगस्त ऑफर ऑफ 1940। ये कुछ प्रस्ताव थे जो ऑफर उस समय के तात्कालिक वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो ने जो रखे थे, जो प्रस्ताव लेकर आए थे, उसमें जो मेन जो मुद्दे थे, वो मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपके साथ शेयर किए, एक एक चीज को मैंने एक्सप्लेन किया, बड़े स्पष्ट शब्दों में आपको समझाया। और वी हैव आल्सो डिस्कस्ड, कि अगस्त ऑफर था क्या, और इसके पीछे पर्पस क्या थे, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, ये क्यों आया। और then we discussed the proposals or provisions of the August offer 1940, or we are still left with the some consequences, or will also evaluate this proposal in my next lecture, because agar if I'll continue the same topic, it will become lengthy, or the things will become messy। और सबसे बड़ी बात है, अगर वीडियो ज्यादा लंबा हो तो आपका जो इंटरेस्ट है दैट विल कम डाउन, इंटरेस्ट लेवल कम हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। चीजें उतनी ही हो जितनी आप समझ सकें, एक तरह से बोझिल ना हो, और आपका जो इंटरेस्ट लेवल है वो बना रहे, यही मैं चाहता हूँ। सो अगली बार जो इसमें नेक्स्ट हम देखेंगे बेसिकली क्या प्रतिक्रिया रही थी, ये जो अगस्त ऑफर आया था 1942, इसमें क्या रिएक्शंस रहे थे, और इसमें क्या लूप होल्स या कुछ आलोचना या आउटकम्स की हम चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। दिस वे वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज सेशन, एंड आई एम थैंकफुल टू यू ऑल, और thank you very much for being valuable part of this today's session. See you in my next lecture. Till then, I would say that please take care of self, and enjoy yourself. Keep doing, keep working hard, and also please, please, please pay attention to your academic. सभी का धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।